वेलकम स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 में। आज हमारा जी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल एब्रेशन। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि क्रोमोसोम के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो 2 वे से आ सकती हैं। उसके स्ट्रक्चर में चेंज भी हो सकता है और उसके नंबर में चेंज भी हो सकता है। तो वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, यानी इसको जो क्रोमोसोम नंबर के अंदर चेंजेस है इसको शॉर्ट फॉर्म में न्यूमेरिकल अब्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह क्रोमोसोमल अब्रेशन है तो उसके 2 टाइप्स है, स्ट्रक्चरल अब्रेशन एंड न्यूमेरिकल अब्रेशन। और न्यूमेरिकल अब्रेशन जो है वो उस अब्रेशन को कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम की जो तादाद है उसकी तादाद के अंदर जो है वो चेंज आता है। मेनली जो न्यूमेरिकल एब्रेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो बेसिक टाइप इसकी न्यूमेरिकल एब्रेशन की हैं वो 2 हैं, जो कि है यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, अब ये जो यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी है इसको नेक्स्ट फर्दर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? जो सबसे पहली टाइप है जी एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी की नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी को नेक्स्ट डिवाइड किया जाता है इनटू ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, और हाइपोप्लॉइडी को डिवाइड किया जाता है मोनोसोमी और नलसोमी के अंदर। इसी तरह सेकंड जो बेसिक टाइप है वो है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी को नेक्स्ट जो है वो डिवाइड किया जाता है इनटू मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे कि इन टाइप्स के अंदर जो न्यूमेरिकल एब्रेशन है वो किस तरह से आता है और किस बेस पे ये जो टाइप्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले बेसिक टाइप से स्टार्ट करें तो पहली जो बेसिक टाइप है वो है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जो है ये ऐसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन है विच रिजल्ट इन द वेरिएशन ऑफ अनविजुअल क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, यानी कि ऐसी क्रोमोसोमल एब्रेशन जिसमें जो एक इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक सेल है, उसके अंदर जो टोटल जो नॉर्मल क्रोमोसोम की तादाद होती है उस नॉर्मल क्रोमोसोम की तादाद के अंदर किसी किस्म की वेरिएशन आती है। यानी कि जैसे ह्यूमंस के अंदर जो है वो नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर ये 46 से 45 या 47 पे जाते हैं यानी कि टोटल इंडिविजुअल क्रोमोसोम नंबर के अंदर वेरिएशन आती है, तो इस वेरिएशन को हम बोलेंगे कि ये एन्यूप्लॉइडी वेरिएशन है। ठीक है, अब जो एन्यूप्लॉइडी वेरिएशन है ये डिप्लॉइड सेल के अंदर भी हो सकती है और हैप्लॉइड सेल के अंदर भी हो सकती है। और इसमें क्या है कि एक सिंगल क्रोमोसोम भी मिस या ऐड हो सकता है और पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी मिस या ऐड हो सकता है। जो मेन रीज़न होता है एन्यूप्लॉइडी का वो होता है नॉन डिसजंक्शन। जैसे कि हम मियोसिस और जो है वो माइटोसिस के अंदर, या अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रोमोसोम्स है उनकी एक तरह से डिसजंक्शन होती है, यानी कि क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और सेपरेट होने के बाद वो जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मूव करते हैं। अब अगर इस पॉइंट पे क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन हो जाए यानी कि वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो पाए बल्कि एज इट ही नेक्स्ट मूव कर जाए, तो उस सूरत में जो वहाँ पे अब नॉर्मेलिटी काज होगी, जो क्रोमोसोम की म्यूटेशन काज होगी, उस म्यूटेशन को हम बोलेंगे कि ये एन्यूप्लॉइडी एब्रेशन है। अब इसके अगर हम सिंपल सी एग्जांपल देखें तो ये इस तरह से हम इसको जो है वो ले सकते हैं नॉन डिसजंक्शन से। जैसे कि नॉर्मल वे में देखें कि ये 2 क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से डिसजंक्शन होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे और नेक्स्ट दोनों जनरेशन के अंदर जो है वो एक एक क्रोमोसोम इनमें से, यानी कि 2 पेयर्स हैं तो एक एक पेयर जो है वो नेक्स्ट दोनों के अंदर चला गया। यहाँ पे टोटल 4 थे, यहाँ पे क्या हो गया 2 इसके पास आ गए, 2 इसके पास आ गए। अब सेकंड में क्या होगा कि ये वाला जब सेल डिवाइड करेगा, इसके पास 2 क्रोमोसोम है, डिवाइड करेगा तो नेक्स्ट अगेन जो है वो एक एक यानी कि एक एक दोनों के अंदर चले जाएगा, हाफ ऑफ दोनों के अंदर मूव कर जाएगा। इसी तरह अब होना जी चाहिए कि ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है, ये भी नेक्स्ट जब पास आउट हो तो एक इसमें जाए और एक इसमें जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, नॉन डिसजंक्शन हुई है, यानी कि क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए। जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए तो ऐसा रिजल्ट क्या है कि दोनों के दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक ही सेल के अंदर चले गए हैं और जो दूसरा डॉटर सेल है वो बिल्कुल एम्प्टी है। अब ये दोनों जो सेल हैं ये नॉर्मल है। किस तरह से कि इसके पास जो क्रोमोसोम की तादाद है वो उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये नॉर्मल है, और इसके पास उसकी जो
कंसंट्रेशन है क्रोमोसोम का जो नंबर है वो उसके रिक्वायर्ड नंबर से कम है, इसलिए ये भी अब नॉर्मल है। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट इसकी प्रोडक्शन होगी या इसकी रिप्रोडक्शन होगी तो नेक्स्ट जितने भी सेल्स जाएंगे वो इसी तरह से अब नॉर्मल सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते जाएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसका उन्होंने इसी डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि ये भी हो सकता है कि एक डिवीजन के बाद डिसजंक्शन हो, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डिवीजन में ही यानी कि पहली दफ़ा ही यहाँ पे जो सेकंड डिवीजन के अंदर उसकी नॉन डिसजंक्शन आ रही है, यानी कि कुछ जनरेशन्स ठीक है, कुछ जनरेशन्स के बाद कुछ जो है वो डिसऑर्डर आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखें कि एट द फर्स्ट डिवीजन जो 4 के 4 क्रोमोसोम है वो एक ही सेल के अंदर चले गए हैं। अब ये वाला जो सेल है यहाँ पे ये अब नॉर्मल है, यानी कि यहाँ पे क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा है, 2 होने चाहिए थे 4 हैं, तो यहाँ पे ये वाला सेल भी अब नॉर्मल है और इसके पास कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, तो ये भी अब नॉर्मल है। अब ये जो नॉर्मल सेल है ये नेक्स्ट जो है वो अपने आप को नॉर्मल कर सकता है, किस तरह से कि इसके पास टोटल 4 क्रोमोसोम है, मीन इसने 2 नेक्स्ट दोनों डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करने हैं। अब यहाँ पे इसकी डिसजंक्शन नहीं हुई थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेकंड डिवीजन अगर उसकी डिसजंक्शन हो जाती है तो नेक्स्ट जो सेल्स होंगे उनके अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जाएगी और वो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ये जो नॉर्मल वाला सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम बिल्कुल एब्सेंट थे, इनके अंदर क्रोमोसोम अगेन प्रोड्यूस नहीं होंगे और ये इसी तरह से जो है वो एब्सेंट फॉर्म में ही नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली इस कंसेप्चुअल डायग्राम के थ्रू ये क्लियर होता है कि जो क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन है या एनियोपेलाइडी की कंडीशन है वो डिवीजन के दौरान या जनरेशन्स के दौरान किसी भी स्टेप में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट जनरेशन के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी है, यानी कि यहाँ पे देखें कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसकी जब थर्ड जनरेशन आई है तो थर्ड जनरेशन जो है वो उसके अंदर अबनॉर्मेलिटी आ गई है। यहाँ पे आप देखें कि जो फर्स्ट जनरेशन थी वो अबनॉर्मल थी, लेकिन थर्ड जनरेशन तक आते आते उनके अंदर वो नॉर्मल हो गए हैं। यानी कि इस तरह से जो क्रोमोसोमल डिजीज है वो किसी जनरेशन के अंदर आके अपने आप को सेटअप भी कर सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि पिछली जनरेशन्स में वो ना हो रही हो और अचानक किसी जनरेशन के अंदर आके वो जो क्रोमोसोम की डिजीज़ है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। उसके बाद देखें जी इनकी जो हमने नेक्स्ट टाइप देखी थी उसमें जो है वो नलसोमी टाइप थी। नलसोमी टाइप क्या होती है, ऐसा सेल जिस जो है अपने दोनों क्रोमोसोम यानी कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम पेयर जो है वो लॉस कर देता है। ये नल मीन के नो इनके पास किसी किस्म का कोई क्रोमोसोम नहीं होता, उसको हम कहते हैं कि ये नलजोमिक सेल है और ये नलजोमी म्यूटेशन है। यानी कि इसमें 2n-2 होता है, जो 2n क्रोमोसोम होते हैं 2 उसके पास होते हैं, वो 2 में से 2 ही माइनस कर देते हैं और बाकी उसके पास कोई भी नहीं बचता। इसी तरह मोनोसोमी कंडीशन आती है। मोनोसोमी कंडीशन में एक सिंगल क्रोमोसोम जो है वो लॉस्ट होता है, यानी कि 2n में से 1 जो है वो लॉस्ट होता है और 1 वहाँ पे होता है। यानी कि आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो 46 में से 45 क्रोमोसोम जो है वो वहाँ पे रिमेनिंग रहेंगे, एक क्रोमोसोम जो है वो वहाँ से माइनस हो जाएगा। इसी तरह ट्राइसोमी की कंडीशन है। ट्राइसोमी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम ऐड होता है, यानी कि 2n+1 होता है, एक सिंगल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। याद रखिएगा कि सिंगल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, एडिशन जो होता है वो सिर्फ एक क्रोमोसोम का होगा, पेयर का नहीं होगा। इसमें क्या है कि अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 हैं तो आफ्टर ट्राइसोमी कंडीशन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 47 हो जाएगा। इसी तरह टेट्रासोमी कंडीशन है जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 2 क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि 46 के बजाय 48 क्रोमोसोम जो होती हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद देखें जी अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर एनियोप्लाइडी की कंडीशन देखें तो ऑटोसोमल सेल के अंदर भी होती है और रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर भी होती है। ऑटोसोमल सेल के अंदर जो ट्राइसोमी होती एनियोप्लाइडी कंडीशन होती है उसमें ट्राइसोमी मोस्ट कॉमन है। जैसे देखिए ट्राइसोमी 21 है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर होती है। यह तकरीबन 800 में से कोई एक बंदा होता है जिसके अंदर होती है, और इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो डाउन सिंड्रोम डिजीज़ होती है। डाउन सिंड्रोम डिजीज़ की जो है वो अलामत क्या होती हैं कि वो जो इंडिविजुअल है वो मेंटली रिटार्ड होता है, उसकी जो
पाम क्रेसिस होती है, यानी कि जो हथेली की लकीरें होती हैं या हाथ की हथेली का जो साइज़ होता है वो अब नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है, या समटाइम ऐसा होता है कि हथेली तो है, पाम तो है, लेकिन साथ फिंगर्स अटैच नहीं है, या फिंगर्स प्रॉपर है, पाम जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, या उसके ऊपर उसकी लाइंस नहीं है, या उसके अंदर कोई कट वगैरह आया हुआ है। इसके अलावा इनकी जो आइज़ होती हैं वो स्लेंटेड आइज़ होती है, यानी कि बिल्कुल जैसे फ्लैट सी चिपटी सी आइज़ होती हैं। फ्लैटन फेस होते हैं, यानी कि बिल्कुल चिपटे हुए फेस होते हैं। इनके जो फेस फीचर्स होते हैं वो बहुत वाजिया नहीं होते, और शॉर्ट स्ट्रेचर होते हैं, यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, हाथ पाँव या फिर जो है वो बाकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो वो शॉर्ट होते हैं, यानी कि उनका साइज स्मॉल होता है। इसी तरह ट्राइसोमी 18 होते हैं जो क्रोमोसोम नंबर 18 के अंदर होते हैं। ये 6000 में से कोई एक बंदा होता है जिसके अंदर ये आता है। ये जो है वो एडवर्ड सिंड्रोम के, इसके नतीजे में जो डिजीज़ होती है वो एडवर्ड सिंड्रोम डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ फिजिकल रिटार्डेशन भी होती है, यानी कि फिजिकली भी उनके अंदर किसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। इसके अलावा फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। फेस के अंदर फेस का जो है वो शेप चेंज हो सकती है, फेस के अंदर कोई स्ट्रक्चर मिस हो सकता है, जिस तरह होंठ के ऊपर कट लगा हो सकता है, नोज़ की शेप या आइज़ की शेप। इसके अलावा एक्सट्रीम मसल टोन होती है उनकी, और इनकी जो डेथ होती है नॉर्मली अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह ट्राइसोमी 13 होता है जो क्रोमोसोम नंबर 13 के अंदर आता है। ये 5000 में से कोई एक होता है जिसके अंदर ये होता है। इसके नतीजे में जो डिजीज़ होती है वो होती है पेटो सिंड्रोम। पेटो सिंड्रोम की सिम्टम्स क्या है कि इसमें भी मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन होती है। वाइड वैरायटी ऑफ डिफेक्ट्स, यानी कि ऑर्गन्स जो होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा किस्म के डिफेक्ट आ सकते हैं। वो फंक्शन पर वो प्रॉपर नहीं कर रहे, उनकी शेप ठीक नहीं है, वो मूव करने के काबिल नहीं है, या ऑर्गन बना ही नहीं है, या अगर बना है तो वो डबल अप हो जाता है, या उसका कोई पार्ट मिस हो जाता है। तो इस तरह के सारे जो अबनॉर्मेलिटीज़ है ऑर्गन से रिलेटेड वो इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा इनकी जो नोज़ होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है और एज़ कम्पेयर टू देयर फेस, और ट्रायंगुलर सी शेप की होती है, और इनकी भी जो है वो अर्ली डेथ हो जाती है। उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम के अंदर अगर हम ट्राइसोमी की बात करें तो नॉर्मल हमें पता है कि XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन अगर XXY हो जाए, यानी कि 2X और 1Y हो जाए, जो कि 1000 में से किसी एक मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर ये डिजीज़ नहीं होती, ठीक है। किसी एक मेल्स के अंदर अगर XXY क्रोमोसोम हो जाए तो इसके नतीजे में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आता है, जो कि सेक्शुअल इमेच्योरिटी करता है, यानी कि वो वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी, सारे बॉडी ऑर्गन सारा जो है उनका पूरा होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिवली वो ठीक नहीं होते, उनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होती। इसके अलावा उनकी जो ब्रेस्ट स्वेलिंग होती है, इनके फीमेल लाइक स्ट्रक्चर 2X है ना, तो उनकी जो ब्रेस्ट जो शेप है वो फीमेल लाइक जो है वो होती है। उसके बाद XYY है, ये भी मेल्स के अंदर होते हैं, जिसमें Y क्रोमोसोम जो होते हैं वो डबल हो जाती हैं। ये भी 1000 के अंदर एक के मेल के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी होती है। इसके नतीजे में जो डिजीज़ होती है वो जैकब्स सिंड्रोम डिजीज़ होती है, जिसके नतीजे में उसकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा टाल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फीमेल के केस में XXX क्रोमोसोम है, यानी कि Y क्रोमोसोम यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म होता है, XXX क्रोमोसोम आ जाते हैं। ये 1500 फीमेल्स में से किसी एक के अंदर इसके होने का चांस होता है, और इसके नतीजे में जो सिंड्रोम होता है वो XXX सिंड्रोम होता है। XXX सिंड्रोम में क्या होता है कि जिस फीमेल में है उसका जो कद है, जिसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा टाल होती है, बॉडी स्ट्रक्चर उसका बहुत ज़्यादा थिन, बहुत सारा जो है वो स्मार्ट होता है, और उनकी जो मेंस्ट्रुअस साइकिल है वो रेगुलर नहीं चलता, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बनेस होती है। उसके बाद है जी X0, यानी कि Y क्रोमोसोम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ X क्रोमोसोम है। ये 5000 में से किसी एक फीमेल के अंदर हो सकता है। इसके नतीजे में जो डिजीज़ होती है वो है टर्नर सिंड्रोम डिजीज़। टर्नर सिंड्रोम डिजीज़ में क्या होता है कि शॉर्ट स्ट्रेचर होते हैं, यानी कि जो फीमेल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट होती है। वेब्ड नेक है, यानी कि जो गर्दन होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की होती है, और ये सेक्सुअली अनडिवेल्प्ड होते हैं, मींस कि इनके अंदर जहाँ तो फॉलिकल सेल्स बनते ही नहीं हैं। अगर फॉलिकल सेल्स बनते हैं, एग बनता है, तो वो फिर बाद में जो है उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती।
ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पेशेंट्स को जो है वो डिफरेंट सिंड्रोम से जो है वो कर रहे हैं। ये डाउन सिंड्रोम है, पेटू सिंड्रोम एंड दिस इज एडवर्ड सिंड्रोम कंडीशन। तो इस तरह से इनके जो है वो थोड़े फेस फीचर्स होते हैं। टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी यूपैलियोडी। यूपैलियोडी के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हैविंग नंबर ऑफ कंप्लीट हप्लाइड क्रोमोसोमल सेट, यानी कि पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम का सेट है वो जो है वो उसके अंदर चेंज आता है, या तो पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिस होगा या पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो उसके अंदर एक्स्ट्रा होगा। इसमें हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आती है मोनोपैलाइडी की एंड पॉलीपैलाइडी की। मोनोपैलाइडी और पॉलीपैलाइडी कंडीशन जो होती है वो नॉर्मली जो है वो अलीदल हो जाती है। मोनोपैलाइडी में क्या होता है कि अगर एक क्रोमोसोम का पेयर एक्स्ट्रा है या एक क्रोमोसोम का पेयर मिस है तो वो मोनोपैलाइडी है। इसी तरह पॉलीपैलाइडी में क्या है कि अगर एक से ज़्यादा पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिस है या एक से ज़्यादा पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो वो पॉलीपैलाइडी कंडीशन होती है। और ये दोनों कंडीशन होती हैं, ये लीगल कंडीशन होती हैं एनिमल्स के लिए, लेकिन प्लांट्स के लिए ये लेस कॉन्सिक्वेंशियल होती है। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ वगैरह को तो अफेक्ट करती है, उनके लिए लेथैलिटी कास्ट नहीं करती। मोनोपैलाइडी कंडीशन में देखें कि ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ द टू सेट, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक सेट जो होता है क्रोमोसोम का वहाँ से डिलीट हो जाता है और उसके पास सिर्फ एक पेयर क्रोमोसोम का रह जाता है। ये जो है मोस्टली मेल वास्प, आंट, बीज के अंदर जो है ये देखा गया है। इनमें जो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो बीज डेवलप करती है उनके अंदर भी ये मोनोपैलाइडी की कंडीशन होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो म्यूटेशंस होती है ये डेथ काज कर सकती है, क्योंकि इनमें पूरे का पूरा क्रोमोसोम और उसके ऊपर मौजूद जो जीन्स हैं वो मिस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो करैक्टरिस्टिक्स उनकी बॉडी की होती हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाती नॉर्मल तरीके से। इसी तरह जी पॉलीपैलाइडी की कंडीशन आती है। पॉलीपैलाइडी कंडीशन में क्या होता है कि इसमें एडिशन ऑफ क्रोमोसोम पेयर होता है। एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास 3 और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि नॉर्मल में 2 सेट होते हैं, लेकिन अगर उसके पास 3 या 4 पेयर क्रोमोसोम्स के आ जाए तो वो वाली जो कंडीशन होगी उसको हम पॉलीपैलाइडी कंडीशन कहेंगे। और पॉलीपैलाइडी कंडीशन जो होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स के तकरीबन टिश्यूज़ के अंदर ये अक्सर जो है वो आ जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लीगल साबित नहीं होता। अगर एक्सट्रीम कंडीशन में है तो ये लेथैलिटी भी काज कर सकता है। पॉलीपैलाइडी जो है ये 2 तरह का हो सकता है, ऑटोपॉलीपैलाइडी एंड एलोपॉलीपैलाइडी। ऑटोपॉलीपैलाइडी जो है ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम स्पीशीज से ओरिजिनेट करते हैं, और ये जो है वो मोस्टली जो है उसके जो मियोसिस के दौरान जो है वो किसी किस्म का डिफेक्ट आता है तो उसकी वजह से ये जो है वो कंडीशन आती है। एलोपॉलीडी कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज से रिलेट होते हैं, उनका जो ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है। ये जी आपका जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज वाला। ये आज हमारा उसका लास्ट टॉपिक था। इसमें इसको एक दफ़ा रिव्यू करके तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं।